आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीएजी रिपोर्ट पर आज विपक्ष को घेरेगा सत्ता पक्ष। आपने की परिसर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। सीएजी रिपोर्ट ने चौंकाया, स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की खुली पोल। नेहरू की ऐतिहासिक भूल, शास्त्री इंदिरा से लेकर मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने भुगता खामियाजा। बिहार कैबिनेट का अभी विस्तार क्यों और बीजेपी के मंत्री जेडीयू से ज्यादा होने का मायने क्या है। बिहार में बदल गई पावर पॉलिटिक्स, नीतीश कैबिनेट में 7 नए चेहरे, सभी बीजेपी के। नाटो सदस्यता भूल जाएं यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन से मांगे सुरक्षा। हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को लौटाए, दर्जनों फिलिस्तीनी भी किए गए रिहा। आज अडानी पावर और जेंसर टेक समेत इन शेयरों से होगी कमाई, क्या लगाएंगे दाव। विकी कौशल की छावा का दुनिया भर में बजा डंका, 13वें दिन शाहरुख खान की जवान के भी छूट गए पसीने। और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कहानी खत्म, जलील होकर अब कप्तानी छोड़ेंगे जोस बटलर। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में रखने के बाद आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन के सदस्य रिपोर्ट के हवाले से विपक्ष को घेरेंगे। वहीं विपक्ष ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची में कहा गया है कि दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा प्रस्तावित करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को दिल्ली में शराब के नियमन और आपूर्ति पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट की रिपोर्ट की चर्चा होगी। सत्र से पहले भाजपा विधायक बैठक कर सकते हैं ताकि कैसे सदन का सुचारू संचालन किया जा सके। आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रदर्शन पर अभी 13 रिपोर्ट लंबित है। आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही राजधानी में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने का दावा करती रही, लेकिन कैग रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड बढ़ाकर इन्हें 2 गुना करने की घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट 13.29 से 78.41% बढ़कर बचा रह गया। कैग के ऑडिट में अस्पतालों में दवाओं की खरीद में भी अनियमितता पाई गई। मरीजों को घटिया दवाएं देने की बात भी रिपोर्ट में सामने आ रही है। कैग ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित बजट, उपलब्ध डॉक्टरों व कर्मियों की संख्या, चिकित्सा संसाधनों और उपकरणों आदि का ऑडिट किया है। इसकी रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी है। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का विवाद इन दिनों खासा तूल पकड़ चुका है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो केंद्र सरकार पर राज्य में हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए सख्त विरोध जताया है। उन्होंने इस सिलसिले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिए आश्वासन की भी याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि जब तक गैर हिंदी भाषी लोग चाहेंगे, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। हालांकि नेहरू का यह आश्वासन उनके बाद आए तमाम प्रधानमंत्रियों यानी लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए परेशानी खड़ी करता रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव केंद्र की तरफ गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के कथित प्रयासों के खिलाफ होगा। यह कदम एक संसदीय समिति की ओर से केंद्रीय संस्थानों में हिंदी को माध्यम बनाने की सिफारिश के बाद उठाया जा रहा है।
चुनावी साल में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार बुधवार शाम हुआ, जिसमें 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। ये सभी मंत्री बीजेपी कोटे से आते हैं। नए मंत्रियों में दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जाले से जीवेश कुमार, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। इसमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 स्वर्ण विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वैश्य समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हो गए हैं। अब तक सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू की संख्या बीजेपी से कम हो गई है। राजनीति के शौकीन लोग बिहार की राजनीति पर खास नजर रखते हैं। इसी कड़ी में वहां एक कुछ अलग घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 नए चेहरों को शामिल किया है। खास बात यह रही कि ये सभी नए मंत्री बीजेपी के हैं। यह विस्तार पिछले 1 साल से लंबित था, जिसे आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि यह विस्तार बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम बड़ा राजनीतिक कदम है। इस बदलाव के बाद अब बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है, जबकि जेडीयू के पास 13 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। असल में 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की सत्ता समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। इससे पहले 15 वर्षों तक जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी रही थी, लेकिन 2020 में बीजेपी 74 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बन गई, जबकि जेडीयू 43 सीटों तक सिमट गई। बावजूद इसके बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन अब जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, वह कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की बात को भूल जाना चाहिए। बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोपीय संघ पर आक्रामक रुख अपनाया। आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस संगठन को अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी यूरोप को ही देनी चाहिए। ये अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। ट्रंप का ये बयान जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। इस दौरान वह यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक अमेरिका को पहुंच देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के समय दी गई सहायता के लिए यूक्रेन से मुआवजे की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को नाटो के बारे में भूल जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यही इस पूरे युद्ध के शुरू होने की वजह है। मैं यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं देने वाला हूं। हम यूरोप से ऐसा करवाएंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति शुक्रवार को आ रहे हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के तहत हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटा दिए हैं, जबकि इजराइल ने दर्जनों फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा किया है। इजराइल 600 कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 7 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने वाले लोग भी शामिल हैं। इस सप्ताह संघर्ष विराम समाप्त हो रहा है और हमास का कहना है कि आगे के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच संघर्ष विराम के तहत हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को सौंप दिए हैं। इजराइल की तरफ से भी दर्जनों फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इजराइल से 600 कैदियों की रिहाई होनी है। इस घटना से वहां चल रहे संघर्ष विराम में एक नई कड़ी जुड़ी है, लेकिन इस सप्ताह संघर्ष विराम समाप्त हो रहा है और आगे के लिए हमास को कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है। शेयर बाजार बुधवार को महाशिवरात्रि के मौके पर बंद था। मंगलवार को पिछले कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर विराम लगा था। चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में दिवाली से बाजार में तेजी आई थी।
30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 147.71 अंक यानी 0.20% की बढ़त के साथ 74,602.12 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह अंक 330.67 अंक तक चढ़ गया था। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में छठे दिन भी गिरावट जारी रही थी। यह मामूली 5.80 अंक यानी 0.03% फिसलकर 22,547.55 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के अंतिम घंटे में फार्मास्यूटिकल, मेटल और IT शेयरों में बिकवाली से निफ्टी नुकसान में रहा था। सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज्यादा 2.61% के लाभ में रहा था। भारतीय एयरटेल में 2.55% की तेजी आई थी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, जोमेटो, नेस्ले, बजाज फिनसर्व, मारुति और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहे थे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में सन फार्मा, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एशियन पेशेंट और टाटा मोटर्स शामिल है। विकी कौशल की फिल्म छावा को रिलीज हुए 13 दिन गुजर चुके हैं और ये फिलहाल आने वाले दिनों में जल्द ठहरने वाली तो नहीं दिखती है। एक बार फिर से 13वें दिन फिल्म की कमाई में उछाल दिखी। महाशिवरात्रि पर फिल्म को हॉलीडे का भरपूर फायदा मिला है और इसने छप्पर फाड़ कर कमाई कर डाली। लक्ष्मण उतेरकर निर्देशित इस फिल्म ने 13वें दिन शाहरुख खान की फिल्म जवान के कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है, जो साल 2023 की सबसे शानदार कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की इस कहानी को देखने के लिए पूरा का पूरा परिवार सिनेमा घरों में पहुंच रहा है। यहाँ बता दें कि इतिहास के इन किस्सों के जिक्र लोग बहुत कम पढ़ पाते हैं और यही वजह है कि देश की आन बान शान बचाने वाले छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए लोग टूट रहे हैं। शेकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार यानी 13वें दिन 21.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं शाहरुख की सबसे बम्पर कमाई करने वाली जवान की तुलना में छावा काफी आगे निकल चुकी है। यहाँ बताते चलें कि जवान ने 13वें दिन केवल 14.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि ये आंकड़े हैरान करने वाले जरूर हैं और कुछ ऐसा ही कलेक्शन फिल्म विदेशों में भी कर रही है। इंग्लैंड की टीम को अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। ग्रुप बी के बेहद अहम मुकाबले में इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन से हार गई। इस मैच के बाद इंग्लैंड की टीम सवालों के घेरे में है, खासकर कप्तान जोस बटलर, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इस साल 10 में से 9 मैच हार चुकी है। अब बटलर ने अपनी कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हार के बाद बटलर ने कहा, मैं इस समय कोई जज्बाती बयान नहीं दूंगा, लेकिन अपने और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में सोचूंगा। हम सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड भारत में 2023 वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाकाम रहा। बटलर ने कहा, यह काफी निराशाजनक है। मुझे लगा था कि आज हम मैच जीत सकते थे, एक और शानदार मैच, लेकिन हम हार गए। अपने खराब परफॉर्म को लेकर आलोचना के शिकार हो रहे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने अफगानिस्तान के हाथों हार के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद कहा कि वह अब कप्तानी को लेकर कोई जज्बाती बयान नहीं देंगे, लेकिन सारी संभावनाएं सामने हैं। जीत के लिए 326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 317 रन पर आउट हो गई।